नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मोहम्मद आफरोज आलम ने। और आफरोज जी, आपने बताया कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आपने पहले भी अपना सवाल मुझे भेजा था। तो आज मैं आपका सवाल ले रहा हूं। आपने कहा है कि आप 12,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं और आपके पास फंड्स हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जिसमें 1,500 पर मंथ की एसआईपी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1,500, बंधन इक्विटी फंड में 1,500, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 1,500, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 1,500, एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड में 1,500, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड में 1,500, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1,500। साथ ही आपने कहा है कि आपका गोल है 15 साल में 1 करोड़ और 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा पीपीएफ में भी 72,000 पर एनम आप इन्वेस्ट करते हैं। तो आप पहली बात तो ये कि आप जानना चाहते हैं कि ये फंड्स कैसे हैं। फंड्स ठीक हैं, लेकिन जब भी आप फंड्स सेलेक्ट करते हैं उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए कि आपने वो फंड्स क्यों चुने हुए हैं। अब यहाँ पर पहली बात तो यह है कि 12,000 रुपये के लिए आपने 8 फंड्स चुने हैं। मेरे हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उतनी ज़रूरत नहीं थी 1,500 इसके बजाय यदि आप 3-3 हज़ार के 4 फंड ले लेते तो काफ़ी होता। और जो भी आप फंड सेलेक्ट करते हैं वो फंड मिक्स अच्छा होना चाहिए, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। अब यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड तो एक मिड कैप फंड है, वो एक समझ में आता है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड में आपके पास 2 फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। फिर आपके पास फोकस फंड भी है। फोकस फंड और फ्लेक्सी फंड दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फ़र्क इतना है कि फ्लेक्सी कैप फंड में डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मेंटेन किया जाता है, जबकि फोकस्ड में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो मैक्सिमम 30 हो सकते हैं। तो ये थोड़ा फ़र्क होता है। बाकी देखा जाए तो दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्ट करने की। और बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे हैं जहां पर नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम होते हैं, यानी कि वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है लेकिन फिर भी फोकस्ड अप्रोच है। तो यहाँ पर यदि 3 में से एक ही फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखते तो मेरे हिसाब से बेहतर होता। देखा जाए तो आप फंड कम कर सकते हैं, बाकी वैसे फंड्स सही हैं, फंड्स खराब नहीं हैं। मिड कैप भी आपके पास है, स्मॉल कैप भी है और फ्लेक्सी कैप के जरिए आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तो अगर इंडिविजुअली फंड्स की बात करें तो फंड्स ठीक हैं, लेकिन अगर आपको ठीक पोर्टफोलियो बनाना हो तो मेरे हिसाब से एक आप फ्लेक्सी कैप फंड रखिए। और इन सब में से अगर देखा जाए तो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को रख सकते हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप अच्छा है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी है, लार्ज कैप के साथ साथ। और आपके पास क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप पहले से ही इंडिविजुअली भी अपनी स्कीम ली हुई है, तो इसके लिए जेएम फ्लेक्सी कैप को स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पर आप एक सिर्फ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप रखें और क्वांट स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन फंड्स को रखें, साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो ये सिर्फ 4 स्कीम्स आपके पास होंगी और उनमें 3,000 रुपये हर स्कीम में आप इन्वेस्ट कर दें तो मेरे हिसाब से ये बेहतर पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 12,000 रुपये का निवेश और उसके ऊपर 10% से स्टेप अप, तो ऐसे में 15 साल में कितना रुपया बन सकता है ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपये 15 साल में। तो बेशक यहाँ पर 1 करोड़ रुपया बन सकता है यदि 12% का CAGR यहाँ पर मिले, और मुझे उम्मीद है कि इतने लंबे समय में आप इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो 1 करोड़ का टारगेट तो आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि जैसा हमेशा कहता हूं कि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, तो आपको सुझाव यह है कि और जितना भी अधिक से अधिक हो सके समय समय पर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें और आप 1 करोड़ नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है प्रवीण बेनीवाल ने। और बेनीवाल जी, आपने कहा है कि आपकी उम्र है 32 साल की और आज से 13 से 15 साल के बाद आपको चाहिए इतना पैसा
जो कि आज के 2 करोड़ के बराबर हो। तो अगर मैं 6% का इन्फ्लेशन मानकर चलूं तो आपके पास आज से 15 साल के बाद करीब 5 करोड़ रुपए होने चाहिए, ताकि वो आज के लगभग 2 करोड़ के आसपास हो। आगे आपने कहा है कि 22,000 रुपए महीने की आपकी एसआईपी चल रही है और 8 to 10% आप स्टेप अप भी कर सकते हैं। और फंड्स हैं आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं आप और मिड कैप में 5,000, और जबकि स्मॉल कैप में आप 4,000 की 3 एसआईपीज यानी कि 12,000 रुपया महीना कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो सही नहीं है। हालांकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर रखना ये शायद सही नहीं होगा। आप यदि सिर्फ पिछले 2 साल की तेजी देख रहे हैं स्मॉल कैप में और इसलिए आपने स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा लिया है, तो ये काफी रिस्की हो सकता है। दूसरी बात यह है कि स्मॉल कैप फंड आपको लेने भी हैं तो 3 फंड्स क्यों? यहां पर यानी कि जब हम एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो उम्मीद ये होती है कि जो उस कैटेगरी के या उस मार्केट कैप के अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें आपका इन्वेस्टमेंट हो। यदि आप इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स लेंगे एक ही कैटेगरी में तो उसका बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको स्कीम भी कम करनी चाहिए और एक्सपोजर भी आपको यहां पर कम करना चाहिए। हालांकि स्मॉल कैप में तीनों ही स्कीम अच्छी हैं, लेकिन यदि आपको 2 स्कीम रखनी हो तो मैं कहूंगा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड दोनों को आप रख लीजिए, लेकिन अमाउंट आप कम कर दीजिए। अभी आप 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में, यदि आप टोटल 12,000 रुपीज कर रहे हैं तो आप 3,000 रुपये या 4,000 रुपये मैक्सिमम इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल कैप में और बाकी आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि आप 22,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं, यदि 12% के CAGR पर मैं कैलकुलेट करूं विद 10% स्टेप अप, तो 15 ईयर्स में 1,82,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। करीब करीब 2 करोड़ मानकर चलिए, और आपने कहा है कि 5 करोड़ मतलब क्योंकि आज के 2 करोड़ के बराबर, तो जैसा मैंने कैलकुलेट किया आपको जरूरत पड़ेगी 5 करोड़ की, तो निवेश की राशि आपको और भी बढ़ानी होगी। 10% से स्टेप अप तो करना ही है। जब जब आपकी इनकम और बढ़े तब तब आप इसे और बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है महेश ने। महेश, आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। आपके पास है टाटा स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF, महिंद्रा मेनुलाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, HDFC डिफेंस फंड, मोतीलाल ओसवाल BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड और SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। आपके पास 11 फंड हैं। आपने ये नहीं बताया कि किस फंड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर एक बात कह सकता हूं कि पोर्टफोलियो का साइज यानी कि नंबर ऑफ स्कीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको कम करनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो स्कीम्स का सिलेक्शन है वो भी मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एक पोर्टफोलियो में आइडियली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो चाहे आप इंडिविजुअली बाय करें या मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के जरिए एलोकेशन करें, कुछ भी कर सकते हैं। बट पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। फिर आपके पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी आपने लार्ज एंड मिड कैप भी ले लिया, आपने उसके बाद स्मॉल कैप अलग से भी है, मल्टी कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है। तो यहां पर थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो है वो आपको डिक्लटर करने की जरूरत है। थोड़ा सा फंड्स कम करने चाहिए और उसके बीच में एक थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए। दूसरी बात, जो थीमेटिक फंड्स हैं, आपने यहां पर डिफेंस थीम को भी लिया हुआ है, आपने एक फैक्टर इन्वेस्टिंग भी कंसिडर की है, मोतीलाल ओसवाल BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स, साथ में आपने ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज़ वो भी एक थीमेटिक फंड है। उसके अलावा आपने एनर्जी अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास में, डिफेंस भी है। तो यानी कि आपने थीम भी काफ़ी ले ली हैं। ये थोड़ा पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से आपको ठीक करना चाहिए।
आप यदि मुझे फिर से बताएं कि किस फंड में कितने अमाउंट की एसआईपी चल रही है या आपने कहीं लमसम किया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ी मदद कर पाऊंगा इस पोर्टफोलियो को ठीक करने में। बढ़ते आगे और लेते अगला सवाल जो पूछा है नीरज गुप्ता ने। नीरज जी, आपने बताया कि आप 60 इयर्स के हैं और 30 लाख रुपए का लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको बैंक की एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल जाए यहाँ पर और थोड़ा सेफ भी हो। तो कौन से फंड रहेंगे? देखिए, यदि आपको थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर चाहिए ताकि जैसा आपने कहा कि एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सके, एफडी जैसे रिटर्न चाहिए तो डेट ओरिएंटेड फंड्स हैं। थोड़ा बेहतर चाहिए तो यहां पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या इक्विटी सेविंग्स फंड, ये दो कैटेगरीज हैं जो सुटेबल हो सकती हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी एलोकेशन 10% टू 25% के बीच होता है और इक्विटी सेविंग्स फंड में आर्बिट्राज होता है यहाँ पर और थोड़ा इक्विटी और 10% मिनिमम यहाँ पर डेट भी होता है। यदि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं, आपकी कोई इनकम है और आपको टैक्स के हिसाब से भी सोचना है, तो ऐसे में इक्विटी सेविंग्स फंड एक सही चॉइस हो सकती है। और यदि आपको ये चिंता नहीं है कि आप टैक्स स्लैब में आएंगे तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, आप यानी कि हायर टैक्स ब्रैकेट में नहीं हैं, तो ऐसे में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड, एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ये फंड सही हो सकते हैं। और यदि इक्विटी सेविंग्स फंड की बात की जाए तो अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड, कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड, ये फंड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। और यदि आपको जोखिम थोड़ा ज़्यादा लेना हो तो एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड। ये फंड इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड नहीं है। तो यहाँ पर किसी वक्त पर ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड का एलोकेशन बिल्कुल भी ना हो या फिर इक्विटी एलोकेशन बहुत कम हो, तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, ये फंड भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि यदि 2 साल से पहले यदि यानी कि यूनिट अलॉट होने के विद इन 2 ईयर्स आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो यहाँ पर जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो आपके स्लैब रेट पर होगा, जिस तरह से डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में होता है। लेकिन यदि 2 साल तक होल्ड करने के बाद फिर यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा 12.50% के रेट से। इसमें कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड के मुकाबले जोखिम थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन थोड़े रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। और यदि आप, जैसा आपने कहा कि एफडी से थोड़े बेहतर हों, तो मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या इक्विटी सेविंग्स फंड आपके लिए बेहतर चॉइस है। और आप एक बार फिर से कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आप 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं। यदि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो फिर उस हिसाब से मैं आपको फिर से कुछ स्कीम्स के नाम बताऊंगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है तपस सन्याल ने। और सन्याल जी, बड़ा सिंपल सवाल है। आपने पूछा है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर लूं? तो मेरी राय है कि नहीं, आप इसमें एसआईपी करें या एसटीपी के जरिए निवेश करें। इस वक्त पर लमसम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड में आप ना करें। इस वक्त लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे फ्लेक्सी कैप फंड्स या लार्ज कैप फंड बेहतर लग रहे हैं। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है तृप्ता अहलूवालिया ने। और आपने कहा है कि एसटीपी में जब एसटीपी करनी हो यानी कि, तो पहले पैसे को हम डेट में पार्क करते हैं और वहां से डेट फंड से इक्विटी फंड में सिस्टमेटिकली पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इस पर टैक्स कैसे लगेगा? तो यहां पर जब आप डेट फंड से इक्विटी फंड में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेट फंड से यूनिट्स रिडीम होती हैं और इक्विटी फंड्स की यूनिट्स आप परचेज करते हैं। तो जिस तरह से रिडम्पशन पर टैक्स एप्लीकेबल होता है वही यहां पर एसटीपी में स्विच करने पर भी एप्लीकेबल होगा। और आपने कहा है 30%, तो बेशक यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 30% के रेट से लगेगा, और यदि आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो लोअर रेट पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपने कहा है देन हाउ डज इट हेल्प? देखिए, हेल्प तो यह है
कि पैसा अवेलेबल है आपके पास और आपको लग रहा है कि मार्केट तेजी में है, एक साथ पूरे पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, कल मार्केट में थोड़ी गिरावट आ गई तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं, पैसे को पहले कम जोखिम वाली स्कीम में पार्क कर रहे हैं और वहां से सिस्टमेटिकली धीरे धीरे करके उसे डेट से इक्विटी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मार्केट के उतार चढ़ाव का जोखिम जो है वो थोड़ा आपके लिए कम हो जाता है। रही बात टैक्स की, तो ये जब आप स्विच कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट आपको डेट में होगा उसी पर टैक्स लगेगा ना। तो अगर आप इन्वेस्ट ही ना करें उसमें तो प्रॉफिट भी नहीं होगा और टैक्स भी नहीं लगेगा। बट यहां पर क्या है, आपने पैसे को डेट में पार्क किया और उम्मीद कर रहे हैं कि सेविंग्स बैंक में पैसे को छोड़ेंगे तो वहां पर जो 2.70%, 3% जो भी वहां पे इंटरेस्ट मिलता है बैंक टू बैंक, उसके मुकाबले थोड़ा यहां पर बेहतर रिटर्न्स आप अर्न कर पाएंगे। तो प्रॉफिट कमा के थोड़ा टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली तो फायदा ही है ना। तो इसके लिए आपको ये जो इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव का जोखिम है उसे कम करने के लिए ये एसटीपी के बारे में सोचना चाहिए। ये एक सही चॉइस हो सकती है। आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में इस तरह से पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।